क्या पढ़ा था एडिशनल डेप्रिसिएशन में हमने? नहीं बेटा, सबसे पहली चीज जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ी थी, 4 लोगों को एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है। किस किसको? मैन्युफैक्चरर, पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड पावर ट्रांसमिशन। कितना मिलता है? 20%। 20% इज इनकरेक्ट आंसर सर। 20% ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी। वेरी गुड। 4 लोगों को क्या मिलेगा? एडिशनल डेप्रिसिएशन, मैन्युफैक्चरर, पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन। कितना मिलने वाला है? 20% ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी। आपको पता है ये 20% ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी का बहुत गहरा मतलब है। सिर्फ कौन से एसेट पे मिलेगा? प्लांट एंड मशीनरी। और सिर्फ कौन से वाले पे मिलेगा? न्यू वाली। और आपको पता है, मैंने आपको शायद बताया था कि कुछ केसेस में आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब नहीं मिलेगा बेटा आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन? अगर सर प्लांट एंड मशीनरी सेकंड हैंड होगी तो नहीं मिलेगा। बेटा ध्यान से सुनना, 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड रुक जाइए यार, मेरे को याद नहीं आ रहा है। प्लांट एंड मशीनरी सेकंड हैंड है तो नहीं मिलेगा। अच्छा सेकंड हैंड है नहीं मिलेगा, आपको बताने की जरूरत है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके थे 20% ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी। सेकंड हैंड पे नहीं मिलेगा, लॉजिकली ऊपर पढ़ चुके थे। सेकंड चीज बेटा देखिए क्या लिखा है? एनी प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड इन ऑफिस। अगर आपने कोई भी प्लांट एंड मशीनरी ऑफिस में या रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में यूज की है तो उस पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। सरकार चाहती है, आप पता है, न्यू असेट को, न्यू प्लांट एंड मशीनरी को कहां पर इंस्टॉल करें बच्चे? फैक्ट्री के अंदर। तो अगर आपने ऑफिस वगैरह में करी है तो नहीं मिलेगा। सेकंड चीज, अच्छा मैं तो इधर ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तीसरा पॉइंट अपन क्या देख रहे थे बच्चे? बेटा प्लीज सब लोग फोकस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है आज तक आपने जितनी भी चीज पढ़ी है ना उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एडिशनल डेप्रिसिएशन। मैंने आपको क्या बताया? 4 केसेस में आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। कौन कौन से में नहीं मिलेगा? सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी। फिर किस में नहीं मिलेगा बेटा? ऐसी प्लांट एंड मशीनरी जो कि ऑफिस में या फिर घर पे हो। फिर किस पे नहीं मिलेगा सर? व्हीकल्स वगैरह पे। बेटा किसी भी व्हीकल पे नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? व्हीकल वगैरह पे नहीं मिलेगा। और देखिए क्या लिखा है? प्लांट एंड मशीनरी ऑन विच 100% डिडक्शन इज अलाउड। एक काम करिए ना यार, 3 तो ठीक है, लॉजिकल पॉइंट है। एक फोर्थ वाला पॉइंट है, कोई मुझे बताएगा फोर्थ वाले पॉइंट पे क्यों नहीं मिलेगा एडिशनल डेप्रिसिएशन? बेटा ये मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि बच्चे फोर्थ वाले पॉइंट में कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं यार, फोर्थ वाला पॉइंट अभी आपने पढ़ा नहीं है। अभी आपने कोई सा भी ऐसा सेक्शन पढ़ा ही नहीं है जहां पर आपको किसी एसेट का 100% डिडक्शन मिलने वाला है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आने वाला है, ऐसे सेक्शन आने वाले हैं जहां पर आपको 100% डिडक्शन शायद प्लांट एंड मशीनरी का मिल जाए। तो बेटा अगर उसका 100% डिडक्शन मिल गया तो क्या उस पर डेप्रिसिएशन या एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए? नहीं। आप समझ रहे हैं ना बेटा? ध्यान से सुनिएगा। आपको सरकार जो बेनिफिट देती है ना, आपकी जेब से 1 करोड़ रुपए खर्च हुए, इसलिए सरकार आपको बेनिफिट देती है, या तो आज दे देती है या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे देती है। अब बेटा क्या ऐसा होगा कि 1 करोड़ का आज भी दे दिया और 1 करोड़ को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भी देता चलूंगा? नहीं। आप समझ रहे हैं ना बेटा? सरकार बेवकूफ थोड़ी है। आपने 1 करोड़ रुपए खर्च करे तो आपको कितना डिडक्शन मिलेगा? 1 करोड़। चाहो तो आज ले लो, चाहो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ले लो। इसलिए बेटा यहाँ पर किसी बच्चे को अगर इसमें डाउट हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको होल्ड कर लीजिएगा। ये पॉइंट आपने पढ़ा नहीं है इसलिए आपको डाउट हो सकता है। पॉइंट नंबर 4, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन एक बार क्विक मुझे वापस से रिकैप करवाएंगे बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रटना है अभी तो हमें, ठीक है, रटना है अभी तो हमें। एडिशनल डेप्रिसिएशन 4 लोगों को एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। पावर मैन्युफैक्चरर, पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन। कितना मिलेगा सर? 20% ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी। किस कौन से एसेट पे नहीं मिलेगा? सेकंड हैंड पे नहीं मिलेगा, व्हीकल्स पे नहीं मिलेगा, ऑफिस या घर पे यूज होंगे तो नहीं मिलेगा, और 100% डिडक्शन ऑलरेडी मिल चुका है तो आपको क्या नहीं मिलेगा? एडिशनल डेप्रिसिएशन। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, नॉर्मल एसेट अगर आपका लेस देन 180 डेज यूज होता है तो आपको कितना डेप्रिसिएशन मिलता है? बेटा आपने मुझे बताया कि सर अगर 180 डेज से लेस देन होता है, लेस देन 180 डेज, कितना डेप्रिसिएशन मिलता है? सर नॉर्मल डेप्रिसिएशन हाफ मिलता है। बेटा मैं आपको बता रहा हूं, अगर एसेट 180 दिन से कम यूज हुआ है ना तो एडिशनल डेप्रिसिएशन भी कितना मिलेगा? हाफ। मतलब आज 20 मिलेगा या 10 मिलेगा? आप समझ रहे हैं मेरी बात? बेटा ध्यान से सुनना, आपको कुछ नहीं सोचना। आपको पता है सिर्फ क्या देखना है, क्या प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन नॉर्मल वाला हाफ मिल रहा था? अगर बच्चे नॉर्मल हाफ मिल रहा था तो एडिशनल भी कितना ही मिलेगा? हाफ। और मैं आपको बता दूं इसका जो बचा हुआ हाफ होगा ना वो आपको पता है कब मिल जाएगा? अगले साल। अब बेटा मैं आपको 1-2 बारीक पॉइंट बताना चाहता हूं एडिशनल डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। आप लोग समझ रहे होंगे कि आपको ये चीजें क्लियर है। मैं आपको बता रहा हूं, अभी मैंने आपको बहुत सारी चीजें 2-3 बारीक पॉइंट नहीं बताए, सब लोग फोकस करना। एडिशनल डेप्रिसिएशन बेटा ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। एडिशनल डेप्रिसिएशन एक अलग चीज है और एडिशनल डेप्रिसिएशन अलग चीज है, ये तो आपको क्लियर है। डेप्रिसिएशन तो सर हर किसी को मिलेगा लेकिन एडिशनल हर किसी को नहीं मिलेगा। और बेटा एडिशनल डेप्रिसिएशन की रेट फिक्स है कितनी?
20%। अगर बेटा नॉर्मल डेप्रिसिएशन आपको हाफ मिल रहा है तो एडिशनल भी आपको कितना मिलेगा, हाफ, और बचा हुआ हाफ पता है कब मिलेगा, अगले साल। मतलब आपको 10% करंट ईयर में मिल जाएगा और 10% कौन से वाले साल में मिलेगा बेटा, अगले वाले साल में। अब मुझे एक चीज बताइए, एक प्लांटिंग मशीनरी मैंने आपसे खरीदी, एक एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूं, ये प्लांटिंग मशीनरी है 1 करोड़ रुपए की, ठीक है, 1 करोड़ रुपए की प्लांटिंग मशीनरी खरीदी है। आप मुझे बता दीजिए इस पे आपको कितना एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, 20% कितना मिलेगा बेटा, 20 लाख। अरे 1 करोड़ रुपए का आपने एक प्लांटिंग मशीनरी खरीदी, उस पे आपको कितना एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, 20%, मतलब कितना मिलेगा, 20 लाख। बेटा मान लीजिए ये जो प्लांटिंग मशीनरी आपने खरीदी है ना, ये आपने पुट टू यूज करी थी 28 Feb 2023 को, मतलब आपने इसे सिर्फ 1 आध महीने यूज करा, आपको पता है कितना डेप्रिसिएशन इस पे मिलने वाला है, हाफ। इस पे कितना मिलने वाला है बेटा, हाफ। तो मुझे बताओ एडिशनल भी कितना मिलेगा, हाफ। बेटा एडिशनल टोटल कितना मिलने वाला है, 20, लेकिन आपको पता है करंट वाले ईयर में आपको कितना मिलेगा सर, 10 लाख रुपए। और बेटा जो 10 लाख रुपए आपका बच गया वो आपको कब मिलेगा, अगले साल में। किस किस को ये बात क्लियर है, एब्सोल्युटली। तो आपको पता है करना क्या है, आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करके रख लेना है, और जो भी एडिशनल डेप्रिसिएशन होगा या तो वो पूरा का पूरा इसी साल मिल जाएगा या फिर वो पूरा का पूरा 2 हिस्सों में मिलेगा, आधा इस साल और आधा अगले साल। ये डिपेंड किस पे करेगा बेटा, लेस देन 180 डेज। अभी अपन जब इसका क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बार ये पॉइंट जो है ना इसको पढ़ लीजिए, ये फर्स्ट वाला पॉइंट है, इसको पढ़ लीजिए, मैं आपको समझा चुका हूँ फर्स्ट वाला पॉइंट। अच्छा एक मेरा आपसे क्वेश्चन है, बच्चे ध्यान से सुनना, 2 छोटी छोटी सी बातें और बतानी है आप लोग को, इसके बाद कुछ बहुत, मतलब ये तो बेटा बहुत काम का, इससे ज्यादा काम का तो कुछ पढ़ने ही नहीं वाले, लेकिन इसके बाद जो पढ़ेंगे उसमें आपको बहुत मजा आएगा। अभी तो मुझे सिर्फ ये बता दो, एक प्रिंटिंग होती है, आपने देखा वो शादी के कार्ड वगैरह छपते हैं, ये बुक्स वगैरह छपती हैं, प्रिंटिंग, न्यूज़पेपर छपते हैं, अरे ये नो बेटा मैं आपको बता दूं, प्रिंटिंग को बहुत सारे लोग सर्विस मानते हैं, लेकिन बेटा इनकम टैक्स ने क्या बोला, प्रिंटिंग को आप मैन्युफैक्चर मानोगे। मतलब ध्यान से सुनिएगा यार, अगर आपका प्रिंटिंग का बिजनेस है तो आप क्या मानोगे उसको, मैन्युफैक्चर। मतलब क्या आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल सकता है, यस। आप समझ रहे हैं मेरी बात, इट इज जस्ट अ क्लैरिफिकेशन। देखिए क्या लिखा है पॉइंट नंबर 2 के अंदर, प्रिंटिंग इज मैन्युफैक्चर, और अगर किसी का प्रिंटिंग बिजनेस है और वो न्यू प्लांटिंग मशीनरी खरीदता है तो उसको क्या मिल सकता है बेटा, एडिशनल डेप्रिसिएशन। सबको ये बात क्लियर है, बिल्कुल एक बेसिक सी बात है, सिर्फ क्लैरिफिकेशन इसलिए बच्चे क्योंकि लोग प्रिंटिंग को सर्विस मानते हैं। सबको क्लियर है ये बात छोटी सी। चलिए इसके बाद एक लास्ट पॉइंट एडिशनल डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। बेटा आपको पता है 2 मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन थे, कौन कौन से थे यार, SLM और WDV। एक सेकंड बेटा ध्यान से सुन लेना अच्छे से, 2 मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन थे, WDV और SLM। सभी के लिए कौन सा अवेलेबल था, WDV मेथड। मतलब जो सबके लिए था वो कौन सा था बच्चे, WDV, और कौन सा वाला सिर्फ खास लोगों के लिए था, SLM। कितने लोगों के लिए था, 3, पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन। अच्छा एक मेरा आपसे क्वेश्चन, पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन को कंपलसरी SLM था या ऑप्शनल SLM था? आपको मैं बता दूं, अगर वो SLM मेथड ऑप्ट कर लेते ना तो उनको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। इफ दे ऑप्ट फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन, लिखा हुआ है आपके सामने, बस सुन लीजिए मेरी बात। अगर आप SLM मेथड, बेटा ऑप्शनल था, अगर आप SLM मेथड ले लेते हो तो आपको क्या नहीं मिलेगा बेटा, एडिशनल डेप्रिसिएशन। मतलब एडिशनल डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड ओनली इन केस ऑफ WDV मेथड। देखिए पॉइंट नंबर 3 पढ़िए क्या लिखा है, एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड ओनली इफ असेसी फॉलोज WDV मेथड। नीचे क्या लिखा है, डिसएडवांटेज ऑफ ऑप्टिंग SLM मेथड। तो यार एक क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। एक मान लीजिए बेटा एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, मान लीजिए एक कोई इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनी है और उसने पता है SLM मेथड ऑप्ट कर लिया। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने कौन सा मेथड ऑप्ट कर लिया है, SLM। क्या कर सकती थी, यस। तो बेटा SLM कर लिया तो अब क्या नहीं मिलेगा, एडिशनल। लेकिन यही अगर SLM की जगह WDV किया होता तो क्या इसको एडिशनल भी मिल जाता, यस सर। अरे क्लियर है आपको बात, अगर आपने SLM मेथड ले लिया तो बेटा आपको क्या नहीं मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन। दैट वाज ऑल अबाउट डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ WDV मेथड। एक बार क्विक रिकैप करेंगे एडिशनल डेप्रिसिएशन जल्दी से। एडिशनल डेप्रिसिएशन जल्दी बेटा, एडिशनल डेप्रिसिएशन कितने लोगों को मिलेगा, 4। अच्छा 3 तो आपको ऑलरेडी पता थे, एक नया जुड़ गया था, मैन्युफैक्चरर। कितना मिलेगा, 20% ऑफ न्यू प्लांटेड मशीनरी। सेकेंड हैंड पे नहीं मिलेगा, ऑफिस में होगी नहीं मिलेगा, सीधी बात है बेटा, फैक्ट्री में होगी तो मिलेगा। 100% मिल चुका है तो भी आपको नहीं मिलेगा। और बेटा व्हीकल्स वगैरह पे भी आपको क्या नहीं मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन।
और इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन हाफ मिल रहा है तो एडिशनल भी कितना मिलेगा, हाफ, और बचा हुआ हाफ क्या आपको अगले साल मिल जाएगा, यस। अगर नॉर्मल फुल मिल रहा है तो एडिशनल भी कितना मिलेगा, फुल। अगर नॉर्मल हाफ मिल रहा है तो एडिशनल कितना मिलेगा, हाफ। लेकिन बेटा नुकसान नहीं होगा, बचा हुआ हाफ आपको कब मिलेगा, अगले साल। क्लियर है इतनी बात। और बेटा अगर आपने एसएलएम मेथड ऑप्ट कर लिया है तो क्या आप एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। दैट वाज ऑल अबाउट एडिशनल डेप्रिसिएशन। एक बार सेक्शन नंबर 32 में जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको भी छोड़िए, एक काम करते ना, सेक्शन नंबर 32 छोड़िए, अभी अपन ने बेटा जो कंप्लीट करे ना, दैट वाज डब्ल्यूडीबी मेथड। ठीक है, डब्ल्यूडीबी मेथड अपन ने कंप्लीट किया है। किस किस को क्लियर है डब्ल्यूडीबी मेथड और चीजें ग्रिप में है उसके? अच्छा एक बार सिर्फ बच्चे, अपन है ना हेडिंग की बात कर रहे हैं, सिर्फ अंदर नहीं घुसेंगे। सब लोग ध्यान से सुनना, डेप्रिसिएशन में अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, बस हेडिंग। सबसे पहले हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 32 में 2 कंडीशन इफ यू वांट टू क्लेम डेप्रिसिएशन। इसके बाद हमने कुछ स्पेशल पॉइंट्स पढ़े थे, स्पेशल पॉइंट्स कि लीज के केस में लेसर को मिलेगा एसेट्रा, अरे यस और नो। इसके बाद हमने पढ़े थे बेटा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, नहीं क्लास ऑफ डेप्रिसिएशन, क्लास ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट, कितने थे, 4। सिर्फ ऊपर से रुक जाइए बेटा, पूरा अभी कंप्लीट करने के बाद अपन पूरा रिकैप करेंगे। अभी सिर्फ ऊपर से कितने क्लास ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट थे, 4। सिर्फ आपके दिमाग में बेटा मैपिंग करवा रहा हूं, कितने क्लास ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट थे, 4। उसके बाद हमने पढ़ा था रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, अरे यस और नो। और बेटा रेट के बाद पता है हमने क्या पढ़ा था, बच्चे ध्यान से सुनना, रेट के बाद हमने पढ़ा था 2 मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, डब्ल्यूडीबी और एसएलएम। फिर हमने पढ़े थे 2 सिस्टम ऑफ डेप्रिसिएशन, ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम और इंडिविजुअल असेट सिस्टम। ऐसे ही हुआ था। और बेटा ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम मतलब सेम रेट सेम क्लास, ओपनिंग डब्ल्यूडीबी प्लस एडिशन विद 3 बाइफर्केशन ए बी एंड सी माइनस मनी पेबल सेलिंग प्राइस ऑलवेज, अरे यस और नो। क्या आ जाएगा, डब्ल्यूडीबी ऑफ ब्लॉक फॉर डेप्रिसिएशन। इसमें से आप क्या माइनस करोगे, वर्किंग नोट नंबर 1 के अंदर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना बहुत अच्छे से अपन ने सीखा हुआ है और अभी तो अपन को कई बार उसको कैलकुलेट करना है। आपका क्या आ जाएगा बच्चे, क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी। 1 मिनट, ऐसे ही कुछ सीखा था यार। इसके बाद बेटा हमने देखा एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन 4 लोगों को मिलेगा, 4 चीजों पे नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा, 20%। करंट ईयर में अगर आपको नॉर्मल फुल मिला है तो एडिशनल भी फुल मिलेगा, नॉर्मल हाफ मिला है तो एडिशनल भी हाफ मिलेगा। यही पढ़ा है हमने, अरे यस और नो। अरे देखिए ना, एडिशनल डेप्रिसिएशन में कई पढ़ा बेटा, 4 लोगों को मिलेगा, 4 चीजों पे नहीं मिलेगा, 20% मिलेगा। यही पढ़ा है सर, अगर नॉर्मल वाला हाफ मिला तो एडिशनल भी हाफ मिलेगा और बचा हुआ हाफ का आपका नुकसान नहीं होगा, वो कब मिल जाएगा, अगले साल। और बेटा एक वेरी इंपॉर्टेंट, एक बारी पॉइंट, इफ यू हैव ऑप्टेड एसएलएम मेथड तो आप एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर पाओगे। अब बेटा ये अपन ने पता है, ये अपन ने पढ़ा था सिस्टम ऑफ डेप्रिसिएशन। दो सिस्टम थे, कौन से वाले यार, ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम और, तो बेटा दिस वाज ऑल अबाउट ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम। और इंडिविजुअल असेट सिस्टम अभी अपन आधा घंटे में कंप्लीट कर लेंगे और आपको मजा आ जाएगा, आपको ऑलरेडी आता है इंडिविजुअल असेट सिस्टम। पहले तो इंडिविजुअल असेट सिस्टम की एक बुराई मुझे बता दीजिए कि आपको हर असेट का हर बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, यस। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, आपको हर असेट को इंडिविजुअल क्या देना पड़ेगी, इज्जत। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन ऑफ फॉर पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग एसएलएम मेथड। बेटा कौन से मेथड की बात हो रही है, एसएलएम मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड आपको ऑलरेडी आता है यार, मैं आपको क्या सिखाऊंगा इसमें। 100 रुपए का असेट है, 10 साल की यूजफुल लाइफ है, आप तो मुझे डेप्रिसिएशन बताइए। सर फर्स्ट ईयर का 10 है, बेटा फर्स्ट ईयर का छोड़ो, मैं तो आपको 7th ईयर का भी बता देता हूँ, कितना ही होगा, 10। अच्छा छोड़ो यार, 9th ईयर का बताओ आप तो। सर 100 रुपए का असेट है, 10 साल की यूजफुल लाइफ है, मतलब ईयर 1 का डेप्रिसिएशन कितना, 10। सर जितना ईयर 1 का है उतना ही ईयर 2 उतना ही कंटिन्यू रहेगा हर साल जब तक उस असेट की वैल्यू रहेगी, अरे यस और नो। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, आपको ऑलरेडी आता है, एक बार सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल करवाऊंगा, पहले तो देख लीजिए क्या लिखा है। If power unit follow SLM method, then they are subject to individual asset system। क्या आपको ये चीज ऑलरेडी क्लियर है? अरे अगर आप SLM मेथड ऑप्ट करते हो तो आपको कौन सा मेथड फॉलो करना पड़ेगा बेटा, इंडिविजुअल असेट सिस्टम। अब देखिए ध्यान से, एक एग्जांपल आपके सामने बेटा, इस एग्जांपल को करने में मजा आएगा और इस एग्जांपल से अपन को पूरा समझना है। देखिए क्या लिखा है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट कितनी है, 100, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% SLM। 100 रुपए का असेट है, 10% का एसएलएम मेथड का डेप्रिसिएशन है। आप तो मुझे डेप्रिसिएशन बता दीजिए ईयर 1 का, अच्छा ईयर 2 का, अच्छा ईयर 6 का, पक्का कंफर्म? अरे ऐसा ही होता है ना यार। चलिए तो एक काम करते हैं, इस एग्जांपल को अपन कंटिन्यू करते हैं।
100 रुपये का असेट था बेटा, मैं आपके साथ यहाँ लिखवा रहा हूँ, इधर इधर वर्किंग चल रही है मेरी। कॉस्ट है कितने की 100। अच्छा ईयर 1 का डेप्रिसिएशन बता दीजिए आप तो मुझे, तो वैल्यू कितनी बची होगी 90। इसको बोलते हैं WDB। बेटा WDB मेथड नहीं है लेकिन वैल्यू को तो क्या ही बोलते हैं बेटा WDB। अरे यस और नो? ईयर 2 का डेप्रिसिएशन बताइए आप मुझे, तो WDB कितनी बची होगी 80। सिंपल सी बात कर रहे हैं अपन, 100 रुपए का असेट है, पहले साल का 10, दूसरे साल का 10, WDB कितनी बच गई है 80। देखिए इस क्वेश्चन में लिखा क्या है, इन थर्ड ईयर सपोज असेट सोल्ड फॉर 70 to 89, या फिर मतलब 3 केस है बेटा, 1 केस 2 केस और 3 केस। एक चीज ध्यान से सुन लेना, एक चीज जो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए, अभी तक मैंने आपको नहीं बताई है बेटा। आपको इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन जब भी मिलता है जब असेट आपके पास साल के एंड तक रखा रहा। अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर असेट को बेच दिया ना तो आपको 0 डेप्रिसिएशन मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है बेटा 0। समझ लीजिए बात को, इनकम टैक्स में कितना मिलता है, फुल या फिर हाफ या फिर 0। अरे कितना मिलता है यार, फुल या फिर हाफ या फिर 0। बेटा मैं आपको बता रहा हूं, जिस साल आप बेचते हो ना उस साल आपको डेप्रिसिएशन ही नहीं मिलता है। तो आप मुझे बताइए कौन से वाले साल में बेचा है, थर्ड ईयर में, तो आप मुझे बताइए क्या तीसरे साल का डेप्रिसिएशन लगाऊं यहाँ पर, कि जरूरत नहीं है तीसरे साल का डेप्रिसिएशन की। मैं तो आपको ट्रिक बता रहा हूँ याद रखने की, वैसे तो आपको ऑलरेडी याद रहेगा। अगर आपके पास 31 मार्च को भी असेट जिंदा है, रखा हुआ है आपके पास, तो ही आपको क्या मिलेगा बेटा डेप्रिसिएशन। अगर आपने 30 मार्च को असेट को बेच दिया ना तो आपने बेटा 364 दिन यूज करा तो भी आपको क्या नहीं मिलेगा डेप्रिसिएशन। किस किस को ये बात क्लियर है? 31 मार्च को भी बेच दिया तो भी नहीं मिलेगा। मैंने बोला ना 31 मार्च को अगर रखा है आपके पास तो आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। ध्यान से सुनिए, तो मैंने आपको क्या बताया, इनकम टैक्स में आपको तो मैंने इतना सा कंसेप्ट बताया कि जिस साल बेचते हैं उस साल आपको क्या नहीं मिलेगा बेटा डेप्रिसिएशन। अगर आपको कोई इसमें दिक्कत हो तो लिख लीजिएगा कहीं पर। इधर देखो सब लोग एक बार, 100 रुपए का असेट है, पहले साल का डेप्रिसिएशन 10, अगले साल का डेप्रिसिएशन कितना 10, तीसरे साल में असेट बेच दिया, क्या डेप्रिसिएशन लगाओगे? नहीं। तो आपके पास कितने का असेट रखा है आज, मतलब आपका जो असेट है उसकी वैल्यू कितनी है बच्चे? सर हमारे पास जो असेट है उसकी वैल्यू है 80 रुपए, और बेटा इस 80 रुपए के असेट को आप बेच रहे हो 72 में या फिर 89 में या फिर 117 में। तो अपन एक एक करके तीनों केसेस डिस्कस करते हैं। प्लीज आप लोग मत चेक करिएगा और ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी मतलब बहुत काम की चीज मैं आपको बता रहा हूँ। और आज पढ़ने के बाद आपको इसको कभी रिवाइज नहीं करना है, ये वाले मेथड को, वो तो आपको करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा WDB वाला। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 80 रुपए की चीज को आपने 72 रुपए में बेच दिया, कितने का लॉस कर लिया आपने? आप समझना मेरी बात बेटा, 80 रुपए की चीज को आप 72 में बेच रहे हो, मतलब कितने का लॉस है आपको? सर लॉस है 8 रुपए का। बेटा इस लॉस को आप लॉस नहीं बोलोगे, यू विल कॉल्ड इट टर्मिनल डेप्रिसिएशन। आपने जो 80 रुपए की चीज को कितने में बेचा यार? 72 रुपए में। वो है तो लॉस, लेकिन इनकम टैक्स बोल रहा है कि इस लॉस को आप लॉस नहीं बोलते हुए इसको आप क्या बोलोगे? टर्मिनल डेप्रिसिएशन। आप असेट को टर्मिनेट कर रहे थे, कुछ आपके डेप्रिसिएशन में कमी रह गई थी, इसलिए 8 रुपए का आपको डेप्रिसिएशन और क्लेम करने को मिला है, इसको आप क्या बोलोगे बेटा? टर्मिनल डेप्रिसिएशन। किस किस को बात क्लियर है? सर अगर मैंने 80 रुपए के असेट को 72 रुपए में बेच दिया तो जो लॉस है उसको लॉस ना बोलते हुए आज के बाद क्या बोलूंगा? टर्मिनल डेप्रिसिएशन। अच्छा सेकंड वाला केस ध्यान से सुनिए, असेट तो कितने का है? 80 रुपए का, आपने कितने का बेच दिया बेटा? 89। सर 80 रुपए के, सर इसका लॉजिक क्या है बेटा? पहले एक बार कंप्लीट कर दूं, लॉजिक बता दूंगा, अभी रुक जाओ। 80 रुपए के असेट को आपने कितने में बेच दिया है? 89 रुपीज के अंदर। इस बार लॉस है या इस बार प्रॉफिट है? इस बार प्रॉफिट है सर। तो बेटा इस बार ये जो प्रॉफिट है ना, 9 रुपए का जो प्रॉफिट है, कितने का प्रॉफिट है? 9। बेटा इस प्रॉफिट को आप प्रॉफिट नहीं बोलोगे, यू विल कॉल इट बैलेंसिंग चार्ज। आप इसको क्या बोलोगे? बैलेंसिंग चार्ज। लॉस होगा तो टर्मिनल डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट होगा तो बैलेंसिंग चार्ज। आपको ये दो केस क्लियर हैं? सर अगर लॉस है तो टर्मिनल डेप्रिसिएशन, अगर प्रॉफिट है तो बैलेंसिंग चार्ज। बेटा ध्यान से सुनना, एमसीक्यू आता है सीधा का सीधा उठकर, ठीक है? एमसीक्यू आता है, वो यही बोलता है कि 80 रुपए के एसेट को आपने 75 में बेच दिया तो 5 रुपए का क्या मानोगे उसे? और इसके पता है उसके ऑप्शन में क्या आने वाला है? एक तो आ जाएगा लॉस, दूसरा वो बोलेगा टीडी टर्मिनल डेप्रिसिएशन, फिर वो बोलेगा बैलेंसिंग चार्ज। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आपको मार्क करना पड़ेगा, आपको फ्री के मार्क्स मिलेंगे उसके। तो 80 रुपए के एसेट को अगर आपने 72 में बेच दिया तो 8 रुपए के लॉस को लॉस ना बोलते हुए आपने क्या बोला? टर्मिनल डेप्रिसिएशन। और 80 रुपए के एसेट को 89 में बेच दिया तो 9 रुपए के प्रॉफिट को आपने क्या बोला? बैलेंसिंग चार्ज। बेटा ध्यान से सुनना, मैंने पता है एसेट किसको बेचा? आप लोगों को। और मैं आपको बेचूंगा ना तो ऐसे कम में नहीं बेचूंगा, कितने में बेचूंगा? लूट लूंगा मैं आपको। ध्यान से सुनना बेटा, मैंने अपने स्टूडेंट को बेचा है और 80 रुपए के एसेट को मैंने कितने में बेच दिया? 117। आप टैलेंट देखिएगा मेरा, खरीदा कितने का था? 100।
2 साल यूज करने के बाद तीसरे साल बेच रहा हूं और आपको पता है आपको बेच रहा हूं बेटा कितने में, 117 में लूट मचा दी मैंने। हाँ बेटा वही बता रहा हूं मैं, 80 रुपए के एसेट को मैंने 117 में बेच दिया। बेटा ध्यान से सुनना, क्या मैंने लूट मचा दी है? यस। तो मैं आपको बता रहा हूं यहां पर आपका कितना रुपए का प्रॉफिट है ये बता दीजिए आप तो मुझे। सर प्रॉफिट है 37 रुपए का, 37 रुपए का प्रॉफिट है। बेटा मैं आपको बता दूं इस प्रॉफिट के आपको 2 हिस्से करना पड़ेंगे, 2 हिस्से। मैं आपको बताऊं आपने कितने के एसेट को कितने में बेचा है? 80 रुपए के एसेट को 117 में। बेटा 80 रुपए से लेके कॉस्ट तक है ना, कॉस्ट कितनी थी? 100। 80 रुपए से लेके कॉस्ट तक का जो अमाउंट होगा ना वो पता है क्या कहलाएगा? बैलेंसिंग चार्ज। कितना आ जाएगा बैलेंसिंग चार्ज बताइए मुझे। सर 37 रुपए में से 20 क्या हो जाएगा? बैलेंसिंग चार्ज। तो बेटा अगर 37 रुपए में से 20 रुपए बैलेंसिंग चार्ज है तो आप मुझे बताइए, अच्छा एक सेकंड, बचा हुआ अमाउंट क्या कितना बचेगा? दिस विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, टॉपिक नंबर इसके बाद वाला कैपिटल गेन 17 रुपए। और बेटा मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूं आज, ये चीज आपको कैपिटल गेन अभी तो आपको याद रखनी है, कैपिटल गेन पढ़ने के बाद आपको पता है क्लियर हो जाएगी। बेटा जब किसी भी चीज को आप कॉस्ट से ज्यादा पे बेचते हो ना तो आपको कैपिटल गेन आता है। तो आपने इस असेट को क्या कॉस्ट से ऊपर बेचा है? यस सर, 100 रुपए के असेट को हमने कितने में बेच दिया? 117। तो बेटा कॉस्ट से ऊपर जब आप बेचते हो तो आपको पता है क्या आने वाला होता है? कैपिटल गेन। तो यहाँ पर कैपिटल गेन आ जाएगा आपका 17 रुपीज, 17 रुपए आपका आ जाएगा कैपिटल गेन। एक काम करता हूँ ना, ये शॉर्ट टर्म वोट टर्म वर्ड हटा देता हूँ, यहाँ पर तो सिर्फ लिख देता हूँ कैपिटल गेन। वो जब आप कैपिटल गेन पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि क्यों ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, 20 रुपए का क्या है? बैलेंसिंग चार्ज। किस किस को बात क्लियर है एक बार मुझे बताएं। सब लोग अच्छे से फोकस के साथ सुन लेना बात को। 100 रुपए का असेट खरीदा था, देखना बेटा ध्यान से सुनना, फिगर चेंज कर दूंगा मैं इस बार। 100 रुपए का असेट खरीदा था, आपको हर साल डेप्रिसिएशन कितना मिल रहा था? 10-10-10। 5वें साल में आप बेच रहे हो 5th ईयर में, तो मुझे बताओ कितने साल का डेप्रिसिएशन मिलेगा? 4। जिस साल बेचेंगे उस साल क्या नहीं मिलेगा बच्चे? डेप्रिसिएशन। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर होना चाहिए बेटा, इसके बिना तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा कि जिस साल बेचेंगे उस साल आपको क्या नहीं मिलने वाला? डेप्रिसिएशन। तो यार 5वें साल में अगर आप बेच रहे हो तो मुझे बताइए कितने साल का डेप्रिसिएशन मिलेगा? 4 साल का। कितना होगा? 40। तो बेटा 100 रुपए में से 40 रुपए का डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो आपके एसेट की वैल्यू कितनी बची? 60। बेटा मान लीजिए 60 रुपए की चीज को आपने 50 रुपए में बेच दिया। सर 60 रुपए की चीज को 50 में बेच दिया, गलती है आपकी, यस और नो? अरे 60 रुपए की चीज को 50 में बेच दिया, क्या आपको लॉस है? हाँ, लेकिन लॉस को आप लॉस नहीं बोलोगे बेटा, आप क्या बोलोगे? टर्मिनल डेप्रिसिएशन। और बेटा उसी 60 रुपए की चीज को अगर आपने 80 में बेचा होता तो 20 रुपए का क्या आ जाता? बैलेंसिंग चार्ज। और बेटा उसी 60 रुपए की चीज को अगर आपने 160 में बेचा होता तो 60 रुपए से 100 रुपए तक क्या आता? बैलेंसिंग चार्ज। और 100 रुपए से 160 रुपए तक क्या आएगा? कैपिटल गेन। तो मुझे एक चीज बताओ ना यार, डेप्रिसिएशन खत्म, अब मुझे एक चीज बताओ, कितने टाइप के डेप्रिसिएशन होते हैं? 3। नॉर्मल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन, टर्मिनल डेप्रिसिएशन। कितने टाइप के डेप्रिसिएशन हो गए बेटा? नॉर्मल डेप्रिसिएशन, टर्मिनल डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन। अरे हाँ या ना? हो गए 3 टाइप के। अब बेटा ध्यान से सुनना, किसी बच्चे ने पूछा था सर लॉजिक क्या है इसको टर्मिनल डेप्रिसिएशन बोलने का? तो बेटा लॉजिक बहुत सिंपल सा लॉजिक है। कौन सा वाला केस था? ये पहला वाला केस। बेटा 80 रुपए की चीज को आप 72 रुपए में बेच रहे हो, तो पता है सरकार क्या बोल रही है? यार आपने आपके एसेट की वैल्यू ही गलत है, आपने कम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है, इसलिए 8 रुपए का आप और डेप्रिसिएशन ले रहे हो। आप समझ रहे हो मेरी बात? ये आपकी गलती है। नहीं तो यार आप बताओ ना, 80 रुपए की चीज को कभी भी कोई 72 में क्यों बेचेगा? 80 रुपए ही गलत होगा, वो असेट कितने का ही होगा यार? 72 रुपए का। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इसलिए सरकार बोल रही है ना कि जो भी आपको कम रहेगा ना उसको आप क्या मान लोगे? टर्मिनल डेप्रिसिएशन, जो कि आपका तीसरा फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन होगा। और बेटा एक चीज मैं आपको बता दूं, जब आप पीडीबीपी बनाओगे, पीडीबीपी मतलब कैसा होता है? क्या ऐसा कुछ होता है? पीडीबीपी क्या होता है सर? एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें बेटा यहाँ पर क्या आने वाला है? सेक्शन नंबर 28 और सेक्शन नंबर 41 नहीं पढ़ा अभी? 41। इधर क्या आने वाले हैं बेटा? सेक्शन नंबर 30, 31, 32। अरे यस और नो? अरे ऐसे ही कुछ होने वाला है ना यार। पीडीबीपी इज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्रेडिट वाले साइड में 2 सेक्शन आने वाले हैं बेटा, एक पढ़ चुके हो, एक पढ़ना बाकी है। और डेबिट वाले साइड में बहुत सारे सेक्शन आने वाले हैं, जिसमें से 2-3 सेक्शन पढ़ चुके हैं, जिसमें से एक बाप सेक्शन पढ़ चुके हैं, डेप्रिसिएशन। बेटा अकेला डेप्रिसिएशन कंट्रीब्यूट 33% ऑफ पीडीबीपी।
मतलब सिर्फ डेप्रिसिएशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, डेप्रिसिएशन मतलब डेप्रिसिएशन तो कंप्लीट हो गया लेकिन उससे रिलेटेड एक दो कंसेप्ट अभी बाकी है। तो डेप्रिसिएशन अकेला 33 मतलब आप समझ लीजिए पीडीबीपी के 3 हिस्से कर दो तो एक हिस्सा तो क्या है डेप्रिसिएशन। और मैं आपको बता दूं डेप्रिसिएशन ही सबसे ट्रिकी पार्ट है पीडीबीपी के अंदर, बाकी सभी पार्ट इजी है, सिंपल है। तो यहां पर सेक्शन नंबर 32 के अंदर आप बेटा डेप्रिसिएशन कितने टाइप के ले लोगे, नॉर्मल, एडिशनल और टर्मिनल। बेटा ध्यान से सुनना, आपको बातों ही बातों में पता है, काम की चीज बता रहा हूं, मुझे नहीं मालूम आपका ऑब्जर्वेशन कैसा है, सिर्फ ये बता रहा हूं कि टर्मिनल डेप्रिसिएशन आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहां आने वाला है बेटा, खर्चे वाले साइड में। और आप तो मुझे बता दो ना, बैलेंसिंग चार्ज होता तो क्या इधर आना चाहिए, बैलेंसिंग चार्ज किधर आना चाहिए बेटा, इस वाले साइड में। मैं आपको बता दूं बच्चे सब लोग प्लीज फोकस के साथ सुन लेना इस चीज को। आपको पता है सेक्शन नंबर 28 के अंदर कितने आइटम आपके ऑलरेडी आ चुके हैं, 11। अगर आपको याद हो तो सर 11 आइटम थे जो कि कहां टैक्सेबल थे, पीडीबीपी के अंदर। बेटा सेक्शन 41 के अंदर 4 और चीजें आने वाली हैं, जिसमें से एक है बैलेंसिंग चार्ज, जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आज। आप समझ रहे हैं मेरी बात। सेक्शन नंबर 41 जब आप आगे पढ़ोगे तो उसमें कितनी चीज आने वाली है, 4, जिसमें से एक चीज क्या है बच्चे, बैलेंसिंग चार्ज। वो तो अपन पढ़ेंगे रिस्पेक्टिव जगह पे, सिर्फ आपको लिंक करवा रहा हूं कि टर्मिनल डेप्रिसिएशन है तो खर्चा, बैलेंसिंग चार्ज है तो इनकम। लेकिन क्या कैपिटल गेन यहां आएगा, कि कैपिटल गेन तो एक सेपरेट हेड है, आप समझ रहे हैं मेरी बात, कैपिटल गेन एक सेपरेट हेड है सर। कैपिटल गेन कहां जाने वाला है, सेपरेट उसकी रिस्पेक्टिव हेड में। लेकिन बैलेंसिंग चार्ज कहां आएगा बेटा, पीडीबीपी के अंदर क्रेडिट वाले साइड में। किस किस को बात क्लियर है। चलिए अब एक काम करिए, एक चीज बताइएगा, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। अभी तक पीडीबीपी में हमने क्या पढ़ा है, एक बार क्विक रिकैप करेंगे, सब लोग फोकस करेंगे बेटा। आज अपन को ग्रिप में लाना पड़ेगा क्योंकि आज अपना एक मेजर पोर्शन कंप्लीट हो चुका है पीडीबीपी का। सब लोग फोकस करेंगे, सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, और जिसका पार्टिसिपेशन नहीं हुआ उससे मैं कैपिटल गेन के क्वेश्चन पूछूंगा। इधर ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। टैक्सेस क्यों लगाए जाते हैं, मैंने आपको बताया था, देश को पैसे की जरूरत होती है इसलिए क्या लगाया जाता है, टैक्स। टैक्सेस कितने टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स क्यों लगा, डायरेक्ट टैक्स मतलब डायरेक्ट टैक्स ज्यादा बड़ा सोर्स है, इनडायरेक्ट टैक्स बड़ा सोर्स है, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल जीएसटी, डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है इनकम टैक्स। आर्टिकल नंबर 265, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। आर्टिकल नंबर 246, 3 लिस्ट, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। यूनियन में मोदी जी, स्टेट में मामा जी, कॉन्करेंट में दोनों। लेकिन जीएसटी वाज अंडर आर्टिकल नंबर 246A। एंट्री नंबर 82 था इनकम टैक्स। एंट्री नंबर 82 क्या था बेटा, इनकम टैक्स। अच्छा, आप और मुझ जैसे इंसानों के लिए 3 एप्लीकेबल स्लैब रेट हो सकते हैं, 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख। बच्चे ध्यान से सुनना, 2.5 लाख वाला जो स्लैब होगा वो सबके लिए एप्लीकेबल है, लेकिन 3 लाख वाला किसको होगा, रेसिडेंट 60। बेटा 3 लाख वाला स्लैब लेने के लिए आपको रेसिडेंट भी होना पड़ेगा और आपकी एज भी किससे ज्यादा होना चाहिए, 60 साल से ज्यादा। और अगर आपको 5 लाख वाला स्लैब लेना है तो रेसिडेंट प्लस 80। क्लियर है आपको। और बेटा इसके बाद ध्यान से सुनना मेरी बात, इंडिविजुअल के अलावा एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, 5 लोग हैं जिनके ऊपर कौन सा स्लैब लगता है, 2.5 लाख वाला। और सरचार्ज कितना लगता है सर, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ 15, 2 करोड़ से 5 करोड़ 25 और 5 करोड़ से ज्यादा 37। अच्छा, कंपनी के केस में 2 टैक्स रेट 25 नहीं, एक सेकंड, 2 टाइप की कंपनी, डोमेस्टिक और फॉरेन। फॉरेन पे टैक्स रेट 40%, डोमेस्टिक पे 25 या 30, इट डिपेंड इन टर्नओवर ऑफ 21-22। एक सेकंड वापस से रिपीट कर रहा हूं, फॉरेन कंपनी पे टैक्स रेट है 40%, सर डोमेस्टिक पे या तो 25 लगेगा या 30। और 25 और 30 किस पे डिपेंड करेगा, छोटी या बड़ी। अगर छोटी कंपनी होगी तो 25, बड़ी होगी तो 30। और छोटी बड़ी मतलब 21-22 में 400 करोड़ तक है तो 25, ज्यादा है तो 30। बेटा मैं आपको बता दूं, डोमेस्टिक कंपनी पे सरचार्ज लगता है, अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो 7%, लेकिन 10 करोड़ से ज्यादा है तो 12%। और बेटा एक सेकंड सर, डोमेस्टिक पे 7 और 12 है तो फॉरेन में चेंज कर देंगे 2 और 5। डोमेस्टिक पे 7 और 12, फॉरेन पे आप क्या कर दोगे बच्चे, 2% और 5%। एक चीज और ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, पार्टनरशिप फर्म पे टैक्स रेट लगता है 30%, एलएलपी पे टैक्स रेट लगता है 30%, लोकल अथॉरिटी पे भी कितना लगेगा, 30%। और बेटा सरचार्ज कितना लगेगा, 12%, अगर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो। अच्छा, आपको पता है 3 स्लैब के अलावा एक और स्लैब था, कोऑपरेटिव सोसाइटी अप टू 10,000 10%, 10 से 20 के बीच में 20%, 20 से ज्यादा में 30%, ऐसे ही कुछ था। और सरचार्ज पता है कौन सा था, 1 करोड़ से ज्यादा है तो 12%। यही पढ़ा था अपन ने। फिर हमने पढ़ा था बेटा सेक्शन नंबर 87 है रिबेट। अगर आप रेसिडेंट हैं, इंडिविजुअल है और इनकम 5 लाख तक है, अगर आप रेसिडेंट, इंडिविजुअल है और इनकम 5 लाख तक है तो आपको 87 का रिबेट मिलेगा अप टू 12,500।
बेटा अप टू 12,500 का मतलब है कि जितना आपने टैक्स पेबल दिया, जितना टैक्स पेबल है उसको आप किससे कंपेयर करोगे? 12,500 से, और व्हिचएवर इज लोअर का आपको क्या मिलने वाला है? रिबेट। इसके बाद बच्चे ध्यान से सुनना, इसके बाद हमने पढ़ा था मार्जिनल रिलीफ। अच्छा, मार्जिनल रिलीफ क्यों मिलता था? कभी कभी बेटा इनकम तो थोड़ी सी बढ़ी थी लेकिन टैक्स बहुत स्पीड में बढ़ गया था। कुछ ऐसा होता था बेटा, इनकम यूं गई है और टैक्स यूं चले गया, तो आप सरकार आपसे क्या बोलती थी? मिस्टर मास, आप टैक्स पे कर दीजिए उस अमाउंट पे जहां पर सरचार्ज चेंज हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल 50 लाख, और सर नहीं, और मिस्टर पास 50 लाख से आपने जितना भी ज्यादा कमाया वो आप हमें लौटा दीजिए। ऐसा कुछ कंसेप्ट पड़ा था। एक बार एक काम करना, मेरी बात सुनना, एक बार है ना मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट और एक क्वेश्चन रिवाइज करना आज जाके, ठीक है? एक क्वेश्चन बस मार्जिनल रिलीफ का, मेरे कहने पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, एक मार्जिनल रिलीफ का एक क्वेश्चन आप देख के आओगे आज, ठीक है? मार्जिनल रिलीफ के बाद हमने, सुनिए मेरी बात ध्यान से, एक हमने कंसेप्ट पढ़ा था एग्रीकल्चर इनकम। सर एग्रीकल्चर इनकम अगर 5,000 से ज्यादा है और अदर इनकम 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख से ज्यादा है तो एक एडजस्टमेंट करना होता है। कैसे करते हैं बेटा? सर सबसे पहले आप टैक्स कैलकुलेट करोगे एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों पे, फिर आप टैक्स कैलकुलेट करोगे एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जेम्पशन पर, फिर आप स्टेप नंबर 1 में स्टेप नंबर 2 माइनस कर दोगे, जो भी आपका टैक्स आएगा उसको आप एचईसी के साथ पे कर दोगे स्टेप नंबर 4 में। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और बेटा, 2 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे आपको मार्जिनल रिलीफ में और 5 मिनट लगेंगे आपको एग्रीकल्चर वाले कंसेप्ट को के क्वेश्चन को रिवाइज करने में। एक बार बस मेरे कहने पे उसको रिवाइज करके आना, ठीक है? सेकंड चीज, इसके बाद बेटा हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था रेसिडेंशियल स्टेटस। ये वो टॉपिक है जहां पर बेटा, जहां पर एग्जाम में पूछा जाता है और इस पे आपकी ग्रिप होना चाहिए बहुत अच्छे से। रेसिडेंशियल स्टेटस। अच्छा, क्या रेसिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप एक ही चीज है? अलग अलग चीजें यार। अच्छा, किसी भी पर्सन को रेसिडेंट बनने के लिए 2 बेसिक कंडीशन है, 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर और 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर विद 365 और मोर इन लास्ट फॉर प्रीवियस ईयर। पिछले 4 सालों में 365 और करंट में 60 बेसिक कंडीशन 2, करंट ईयर में 182 उससे ज्यादा बेसिक कंडीशन 1। अच्छा, दोनों सेटिस्फाई करनी है, कोई भी एक कर दो चलेगा? सर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दो चलेगा, क्लियर है इतनी बात? अच्छा, कुछ केसेस मैंने आपको बताए थे जब आपको सेकंड कंडीशन चेक नहीं करनी होती। एक सेकंड ये मैं बताऊंगा, रुक जाइए आप लोग को ध्यान से सुनना बेटा। कुछ केसेस में आपको बेसिक कंडीशन 2 चेक नहीं करनी। एक केस है इंडिया छोड़ के जाने से रिलेटेड और एक केस है इंडिया वापस आने से रिलेटेड। अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ के जा रहा है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए या फिर क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, तो आपको सेकंड कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया विजिट करने आ रहा है, अगर कोई इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया क्या करने आ रहा है बेटा? विजिट करने, और इनकम कितने लाख तक है? 15। अगर 15 लाख तक है तो आपको सेकंड कंडीशन चेक ही नहीं करनी है। और बच्चे अगर 15 लाख से ज्यादा है तो आपको सेकंड कंडीशन चेक करना पड़ेगा विद मॉडिफिकेशन। 60 की जगह क्या कर दोगे? 120। 365 आज भी कितना रहने वाला है? 365। ग्रिप में है चीजें? पक्का? अच्छा, कोई पर्सन अगर रेसिडेंट बन गया तो क्या उसको आरओआर भी बनाना पड़ता है? यस सर। और आरओआर बनाने के लिए 2 एडिशनल कंडीशन, कंपलसरी एडिशनल कंडीशन एंड है बेटा वर्ड। पिछले 10 सालों में कम से कम 2 साल रेसिडेंट, पिछले 7 सालों में कम से कम 730 दिन इंडिया में स्टे। बेटा ध्यान से सुनना, बेसिक कंडीशन 1 और बेसिक कंडीशन 2 एक फुलफिल करना थी, लेकिन आरओआर वाली कंडीशन दोनों फुलफिल करनी है टू बिकम आरओआर। अच्छा, आपको पता है ये सब अपन बाइफर्केशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोई पर्सन अगर आरओआर बन गया तो उसको पूरी दुनिया की सभी इनकम क्या होने वाली है? टैक्सेबल। अच्छा, कोई अगर आरएनओआर बन गया तो इंडियन इनकम तो टैक्सेबल होगी लेकिन फॉरेन की सिर्फ ए वाली इनकम टैक्सेबल होगी। और बेटा कोई अगर नॉन रेसिडेंट बन गया तो उसको सिर्फ कौन सी इनकम टैक्सेबल होने वाली है? इंडियन इनकम। व्हाट वाज इंडियन इनकम? रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रूड इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया। व्हाट वाज फॉरेन इनकम? एनी इनकम अदर देन इंडियन इनकम। अच्छा, इंडियन इनकम तो इंडियन होती है बेटा, सबके लिए टैक्सेबल होती है, लेकिन फॉरेन की इनकम 2 टाइप की होती है। एक वो वाली फॉरेन की इनकम जो कि बिजनेस कंट्रोल कहां से हो रहा था? इंडिया के अंदर। एक सर अदर फॉरेन इनकम, कौन सी वाली ज्यादा सुपीरियर है? फॉरेन की ए। तो बेटा फॉरेन की ए आरओआर के लिए भी टैक्सेबल है और आरएनओआर के लिए भी टैक्सेबल है, लेकिन फॉरेन की बी वाली इनकम सिर्फ किसके लिए टैक्सेबल होगी? आरओआर। ये बात क्लियर थी सबको? ये बात क्लियर थी आपको? इसके बाद बेटा आपको पता है, आपने वो डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया पढ़ा था, जहां पर आपने देखा था कि हमारी सरकार ने अगर सैलरी दी है तो क्या माना जाएगा? डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। अरे यस और नो? हमारी कंपनी ने डिविडेंड दिया तो भी डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। अरे हाँ या ना? मैंने आपको बताया था अगर आपने पैसा इंडिया के बाहर कमाया, बिजनेस कनेक्शन इंडिया में था, डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। असेट इंडिया में था, डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। सोर्स इंडिया में था, डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। सीधी सी बात है सर, हमारी सरकार बहाना ढूंढ रही थी, अगर थोड़ा सा भी लिंक इंडिया से मिल रहा था तो उसको क्या मान रहे थे हम? डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। और बेटा जैसे ही डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया होता था, मतलब वो कौन सी इनकम बन जाती थी? इंडियन इनकम। और इंडियन इनकम बनते से ही उस पर क्या लग जाता था? टैक्स।
इंडियन इनकम बनते से उस पे बच्चे क्या लग जाता था, इंडिया में टैक्स लग जाता था, चाहे वो फिर कोई भी हो पर्सन। क्या आपको ये बात क्लियर थी? पक्का क्लियर थी? अच्छा, रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का तो देखा, इंडिविजुअल के अलावा एक और पर्सन है जो कि आरओआर बन सकता है, एचयूएफ। अच्छा, एचयूएफ को आरओआर, एचयूएफ का पहले तो एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या चेक करोगे? कंट्रोल। कंट्रोल पूरा का पूरा इंडिया के बाहर है तो नॉन रेसिडेंट, थोड़ा सा भी इंडिया में है तो रेसिडेंट। अच्छा, एचयूएफ के केस में आरओआर की कंडीशन किस पे सेटिस्फाई कर पाओगे? कर्ता। वो दोनों कंडीशन किस पे सेटिस्फाई होंगी बेटा? कर्ता पे। अच्छा, एचयूएफ के अलावा अदर एसएससी के केस में अगर इंडिया के बाहर पूरा कंट्रोल है तो नॉन रेसिडेंट, इंडिया में थोड़ा भी है तो रेसिडेंट। आरओआर वगैरह वो नहीं हो सकते बेटा। कंपनी के केस में कंपनी, इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट, अदर कंपनी जिसका पोयम इंडिया में है तो रेसिडेंट, पोयम इंडिया के बाहर है तो नॉन रेसिडेंट। पोयम का मतलब लेमन लैंग्वेज में कंट्रोल, अगर कंट्रोल इंडिया में है तो रेसिडेंट, कंट्रोल इंडिया के बाहर है तो नॉन रेसिडेंट। इसके बाद बच्चे ध्यान से सुनिएगा, फिर हमने एक लमसम टॉपिक स्टार्ट करा जिसका नाम है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, सेक्शन नंबर 28, चार्जिंग सेक्शन ऑफ पीडीबीपी। आपको पता है इतना सारा क्यों रिवाइज कराया? ताकि पीडीबीपी कुछ भूलो। सेक्शन नंबर 28, चार्जिंग सेक्शन ऑफ पीडीबीपी। फॉलोइंग शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीडीबीपी। देखते हैं यार आपको कितना याद है, मुझे कितना याद है। ठीक है, सब लोग देखेंगे किसको कितना याद है। सेक्शन नंबर 28 पीडीबीपी, प्लीज फोकस करेंगे, स्ट्रेट हो जाए सब लोग, इधर ध्यान दें, सबका ध्यान इधर होना चाहिए अच्छे से। सेक्शन नंबर 28 पीडीबीपी, फॉलोइंग शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीडीबीपी। Any profit or gain arising from business profession, profit on sale of import entitlement license, cash compensatory support, duty drawback, duty entitlement passbook, duty free replenishment certificate। बेटा एक चीज ध्यान से सुनना, अगर किसी को याद नहीं है चलेगा, सुनते से उसके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि हाँ ऐसा था। Any amount received under Keyman insurance policy, any gift received due to business profession, non-compete fee, any compensation received due to modification or termination of contract, conversion of stock in trade into capital asset, membership fees अगर आपने पे की है, पार्टनर्स को पार्टनरशिप फर्म से कुछ भी अमाउंट मिलेगा, कहाँ टैक्सेबल होने वाला है? पीजीबीपी के अंदर। आ रही है चीजें याद? सेक्शन नंबर 28 के बाद मैंने आपको बताया थे 3 टाइप के बिजनेस होंगे। 3 टाइप के बिजनेस कौन कौन से होंगे बेटा? स्पेकुलेटिव, स्पेसिफाइड, ऑर्डिनरी। अच्छा, स्पेकुलेटिव मतलब जहां पर डिलीवरी नहीं होती है, जिसको आप बोलते हो इंट्राडे ट्रांजैक्शन इन शेयर मार्केट। स्पेसिफाइड बिजनेस जो होता है ना, वो आपने अभी पढ़ा नहीं है, कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस है, 14 बिजनेसेस है, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा सेक्शन नंबर 35 एडी के अंदर। इसके बाद बेटा और कौन सा होता है? स्पेकुलेटिव, स्पेसिफाइड के बाद और क्या होता है? एक सेकेंड, कौन सा होता है? ऑर्डिनरी। सर बाकी दुनिया के जितने भी बिजनेस है वो क्या हो जाएंगे? ऑर्डिनरी बिजनेस। आपको पता है आप तीनों बिजनेस में भेदभाव क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको तीनों बिजनेस का पीडीबीपी अलग कैलकुलेट करना है। नॉर्मल का अलग करोगे, स्पेकुलेटिव अलग करोगे और स्पेसिफाइड अलग करोगे। सेक्शन नंबर 29, आगे बढ़ो, हाउ टू कंप्यूट पीडीबीपी। सेक्शन नंबर 30, रेंट, रेंट टैक्सेस, रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। 4 खर्चे एक असेट, लेकिन ओनर को कभी भी रेंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मजाक नहीं चल रहा है। ओनर को रेंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्लियर है आपको? सेकंड चीज, सेक्शन नंबर 31, रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। सेक्शन नंबर 32, डेप्रिसिएशन। ओनर होना चाहिए, बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड होना चाहिए अगर आप क्या क्लेम करना चाहते हैं? डेप्रिसिएशन। एक सेकंड बेटा, डेप्रिसिएशन जल्दी से। सेक्शन नंबर 32 डेप्रिसिएशन, आपको क्या होना पड़ेगा? ओनर, असेट कहाँ यूज होना चाहिए? बिजनेस प्रोफेशन। लीज के केस में लेसर, हायर परचेज के केस में बिगनिंग। 50% ओनर हूं तो कितना मिलेगा? 50%। 10% अगर बिजनेस में यूज हो रहा है तो कितना मिलेगा? 10%। रेडी टू यूज से मिलेगा या पुट टू यूज से मिलेगा? पुट टू यूज से मिलेगा। सबको ये बात भी क्लियर है? एक सेकंड बेटा, 4 क्लासेस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। 4 क्लासेस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, इंटेंजिबल एसेट और बिल्डिंग। सर बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, इंटेंजिबल एसेट। बिल्डिंग 5, 10, 40, फर्नीचर 10, इंटेंजिबल 25। प्लांट मशीनरी में व्हीकल 15 या 30, शिप 20, एयरक्राफ्ट 40, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट 40, विंडमिल इक्विपमेंट मोदी जी 15 या फिर 40, अदर प्लांटेड मशीनरी 15, ऑयल वेल 15, गुड्स सीजर प्लांटेड मशीनरी कितना? 40। कंप्यूटर 40 एंड वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, कंप्यूटर 40 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर से जो भी चीज अटैच है 40। बुक्स 40। अब बच्चे ध्यान से सुनना, 2 मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन थे, WDV और SLM। WDV वाज फॉर ऑल, SLM वाज फॉर पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड पावर ट्रांसमिशन। लेकिन बेटा आज आप इतने मैच्योर हो चुके हो कि आपको पता है अगर उन्होंने SLM मेथड अडॉप्ट करने की हिम्मत कर ली तो क्या उनको तो त्यागना पड़ेगा? एडिशनल डेप्रिसिएशन। वेरी गुड सर, अगर उन्होंने SLM मेथड अडॉप्ट करने की हिम्मत करी तो क्या छोड़ना पड़ेगा? एडिशनल डेप्रिसिएशन। अच्छा, 2 सिस्टम ऑफ डेप्रिसिएशन,
ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम और इंडिविजुअल असेट सिस्टम। ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम ओपनिंग WDV प्लस एडिशन ABC 180 डेज और मोर लेस देन 180 डेज और नॉट पुट टू यूज। 180 डेज और मोर फुल, लेस देन 180 डेज हाफ, सी वाले में 0 माइनस मनी पेपर हमेशा सेलिंग प्राइस। एक सेकंड, एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने, 15 करोड़ का सेट आपने 5 रुपए में बेच दिया, कितना माइनस करोगे? क्यों आपका दिल नहीं दुख रहा? दुखने दो। 15 करोड़ का सेट आपने कितने में बेचा? 5 रुपए, कितना माइनस करोगे? 5 रुपए, खत्म बात। क्लियर है आपको? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना आपको मैंने ऑलरेडी बताया है। वर्किंग नोट 1 में जाओगे और क्या लिखोगे? WDV ऑफ ब्लॉक फॉर डेप्रिसिएशन 3 हिस्से करोगे, रटवाए हैं 3 हिस्से, वही करना है। नॉट पुट टू यूज, लेस देन 180 डेज, बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है आपको? दैट वाज ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया एडिशनल डेप्रिसिएशन। 4 लोगों को मिलेगा, मैन्युफैक्चरर, पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन। कितना मिलेगा सर? 20% ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी। किन किन असेट पे नहीं मिलेगा? सेकंड हैंड पे नहीं मिलेगा, ऑफिस या फिर घर में यूज होगा तो नहीं मिलेगा। सर अगर 100% ऑलरेडी मिल चुका है तो नहीं मिलेगा, और व्हीकल्स वगैरह पे भी नहीं मिलेगा। अगर नॉर्मल हाफ मिला तो एडिशनल भी कितना मिलेगा? हाफ। बचा हुआ हाफ कब मिलेगा? अगले साल। नॉर्मल हाफ मिला तो एडिशनल भी कितना मिलेगा? हाफ। बचा हुआ हाफ कब मिलेगा? बचे अगले साल। क्लियर था ये सब बात? इसके बाद हमने पढ़ा इंडिविजुअल असेट सिस्टम में SLM मेथड। 100 रुपए का असेट था, 80 रुपए वैल्यू बची थी। डेप्रिसिएशन लगने के बाद आपने 72 में बेचा, जो लॉस था उसको आपने क्या नाम दिया था? टर्मिनल डेप्रिसिएशन। जो प्रॉफिट था 89 में बेचने पे 9 रुपए का, उसको आपने क्या नाम दिया था? बैलेंसिंग चार्ज। और बेटा अगर आपने अपने स्टूडेंट्स को लूट लिया है, 80 रुपए की चीज को 117 में बेच दिया है, कुछ अमाउंट टर्मिनल डेप्रिसिएशन और ज्यादा अमाउंट क्या हो जाएगा? एक सेकेंड बेटा, कॉस्ट से जो ऊपर जाएगा वो आपका कैपिटल गेन, बाकी 37 में से बैलेंसिंग करके निकालना, बैलेंसिंग चार्ज, क्योंकि उसका तो नाम भी बैलेंसिंग है। क्लियर है आपको? बेटा इसके बाद अपन चलेंगे ऑडिट पे। एक ऑडिट में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014, सेक्शन नंबर। एक सेकंड बेटा, कोई भी ज्यादा आनाकानी नहीं करेगा। सेक्शन नंबर 139 जल्दी से बताइए मुझे। सेक्शन नंबर 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अगर बेटा कोई पार्टिसिपेट करते नहीं देखा तो मैं फिर इंडिविजुअली सेक्शन के अंदर घुस के उससे प्रोविजंस पूछूंगा। सेक्शन नंबर 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। सेक्शन नंबर 140 रिमूवल ऑफ ऑडिटर। 141 क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। 142 रिम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। 143 पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। बेटा अगर पार्टिसिपेट करने नहीं दिखे ना, अंदर घुस जाऊंगा, मैं बता रहा हूं आपको। सेक्शन नंबर 143 पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। 144 प्रोहिबिटेड सर्विसेज। अब सब लोग कोई भी अब बुकलेट की तरफ भी नहीं देखेगा, इधर देखेंगे सिर्फ। एक सेक्शन पढ़ने वाले 43। एक सेकंड, क्या हमारे 42 तक के सेक्शन हो चुके हैं? yes, अबे नालायक को 32 तक के हुए थे। 42। अबे लास्ट सेक्शन अपना कौन सा हुआ है? सेक्शन नंबर 32 डेप्रिसिएशन। हल्का क्वेश्चन गलत जवाब दे दिया आपने, बारीक क्वेश्चन क्या पूछूं आपसे। सेक्शन नंबर 32 डेप्रिसिएशन हुआ था, मतलब हमें कौन सा सेक्शन पढ़ना चाहिए था? 33। लेकिन एकदम से अपन एक सेक्शन पे मूव कर रहे हैं जिसका नाम है सेक्शन नंबर 43 सबसेक्शन 1। नाम देखिए क्या लिखा है? एक्चुअल कॉस्ट। कहां पढ़ा था आपने डेप्रिसिएशन के अंदर एक्चुअल कॉस्ट? बताइए मुझे, बारीक क्वेश्चन यही है। सर ओपनिंग WDV वेरी गुड यार, ताली हो जाए एक बार उसके लिए। नहीं, उसने बहुत करेक्ट आंसर दिया। ध्यान से सुनिए सभी लोग, देख लीजिए इधर देखो। ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम में जो आपने फॉर्मेट देखा था, वहां पर आप ओपनिंग WDV के अंदर क्या ऐड करते थे? देखिए क्या ऐड करते थे बेटा? एक्चुअल कॉस्ट। कितने बाइफर्केशन के साथ? A, B और C। सब कुछ पता है आपको। जानबूझ के मैंने उस टाइम पे आपका फोकस लाया ही नहीं था किस वर्ड पे बेटा? एक्चुअल कॉस्ट। ध्यान से सुनना मेरी बात, समझ लेना बात को सब लोग। मतलब बेटा आपको जब असेट ऐड करना है तो आप अपनी मर्जी से ऐड नहीं करोगे। आपको क्या ऐड करना है यार? एक्चुअल कॉस्ट। और एक्चुअल कॉस्ट आपको बताने के लिए एक सेक्शन आएगा 43 सबसेक्शन 1। अब बेटा मैं आपके सामने लॉजिकली चीजें डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा बोरिंग सेक्शन है और मैं आपको बता रहा हूं इस सेक्शन के 2 पार्ट है। पहला पार्ट है सेक्शन और दूसरा पार्ट है एक्सप्लेनेशन। सेक्शन वाला जो पार्ट है वो अपने काम का है और वो बोरिंग भी नहीं है। एक्सप्लेनेशन वाला अपने काम का नहीं है, सीए फाइनल लेवल की चीज है वो, लेकिन अपन उसको भी एक बार डिस्कस करेंगे स्पीड में। वो थोड़ा सा बोरिंग होगा, बैठ जाइए सब लोग। तो मैंने आपको क्या बताया 43(1) के बारे में बेटा? कितनी चीज होने वाली है इसमें? 2। सब लोग सुन ले एक बार वापस से। 43(1) में कितनी चीज होने वाली है बेटा? 2 चीज। एक तो हो जाएगा सर मेन सेक्शन, लिख देता हूं आपके सामने में ताकि आपको क्लियर रहे। एक हो जाएगा मेन सेक्शन। आप मेन सेक्शन मतलब समझ गए सर, सेक्शन का जो कंटेंट है वो हो जाएगा। सेकंड बेटा एक और चीज इसके अंदर आपको पढ़नी है, एक्सप्लेनेशन। जो एक्सप्लेनेशन आपके लिए ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, सीए फाइनल के लिए रेलेवेंट ज्यादा है। समझ रहे हैं मेरी बात?
क्लियर है इतनी चीज? दो चीज पढ़ने वाले बेटा। आप देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, बहुत ही सिंपल है सेक्शन, जो आपके काम का है वो बड़ा सिंपल है, आप लॉजिकली भी उसको सही कर दोगे। मत पढ़िएगा, जो मैं आपको बताऊं, मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल दूंगा, आप उसको उसके अकॉर्डिंग मुझे बस खुद से लॉजिकली आंसर बताइएगा, जो आप बताओगे वही करेक्ट होने वाला है, मतलब बिना पढ़े भी आपका करेक्ट होगा, आपको इसको नहीं देखना है। आपने बेटा एक असेट खरीदा है 1 करोड़ रुपीस का, आप मुझे बताइए ना 1 करोड़ रुपए आपने पे करे हैं, तो 1 करोड़ रुपए ही आपकी क्या है, एक्चुअल कॉस्ट। अरे यही होता है ना यार, कॉस्ट क्या होती है, जो आपने पे किया है। लेकिन बेटा मान लीजिए, एक मिनट, इसको मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, 1 करोड़ रुपए का बेटा असेट था, इसके साथ आपने इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए, इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए आपने 20 लाख रुपए। आप मुझे बताओ असेट 1 करोड़ का है या 1 करोड़ 20 लाख का है? नहीं बेटा, 1 करोड़ 20 लाख। अगर आप 1 करोड़ बोल रहे हो तो आप गधे हो अकाउंट्स में भी। नहीं सुनो, भले आप तेज चलने के लिए बोलो, भले बेटा आप तेज चलने के लिए बोलो या किसी भी काम के लिए बोलो, अगर आप बोल रहे हो तो आप अकाउंट के अकॉर्डिंग भी गलत हो। अकाउंट भी आपसे क्या ही बोलता है यार, कैपिटलाइज करने को, खर्चे को बोलता है यार, यस और नो। मैं कोई ये नई चीज आपको बता ही नहीं रहा हूं। 1 करोड़ रुपए का असेट है, इंस्टॉलेशन चार्जेस आपने 20 लाख पे करे, तो आपका असेट 1 करोड़ का नहीं है बेटा, कितने का है, 1 करोड़ 20 लाख। आपने बेटा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी पे करा, मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी आपने पे करा, और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो आपने पे करा है वो आपने 10 लाख पे करा है, तो आपका असेट 1 करोड़ 20 का भी नहीं है बेटा, कितने का हो जाएगा, 1 करोड़ 30 लाख। तो एक काम करिए ना, अपन तो छोड़ो इनकम टैक्स में, अकाउंट क्या होता था इस बारे में आप तो मुझे सिर्फ इतनी सी बात बता दीजिए बस। मैं बताऊं आपको, अकाउंट्स बोलता था रेडी टू यूज तक के खर्चे को कैपिटलाइज कर दो। अकाउंट क्या बोलता था बेटा, रेडी टू यूज तक के खर्चे को, जब तक असेट रेडी टू यूज नहीं हो जाता, जब तक के सारे खर्चों को आप क्या कर दो, कैपिटलाइज कर दो। इनकम टैक्स एक चीज बताइएगा, रेडी टू यूज बोलेगा या पुट टू यूज बोलेगा? क्या बोलने वाला है, पुट टू यूज। इनकम टैक्स बोलेगा बेटा पुट टू यूज तक के जो भी खर्चे हैं वो क्या कर दो, कैपिटलाइज। लॉजिकली बात क्लियर है कि आपको? फिर अपन सेक्शन देखेंगे, सेक्शन भी बेटा लॉजिक के अकॉर्डिंग ही चलेगा। क्या आपको क्लियर है लॉजिकली? इनकम टैक्स पुट टू यूज तक के खर्चे कैपिटलाइज करवाएगा, और अकाउंट्स कहां तक के करवाता था, रेडी टू यूज। तो अब एक काम करते हैं, अब अपन इसी को देख लेते हैं, ये तो बिल्कुल क्लियर सी बात है, और बेटा यही हमारे लिए काम का है। यहां पर देखिए, एक एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट हमें बताने आया सेक्शन नंबर 43(1). क्यों जानना जरूरी था बेटा? जब आप ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम में ए, बी और सी को ऐड करते थे ना, तो आपको हर कुछ ऐड नहीं करना है, आपको क्या ऐड करना है, उसकी एक्चुअल कॉस्ट। तो बेटा कॉस्ट ऑफ असेट, मान लीजिए बेटा 1 करोड़ का असेट है, और आपने इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए हैं 20 लाख, आपने ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस पे किए हैं 10 लाख, और बेटा आपने उस असेट का ट्रायल रन करवाया है, कुछ ट्रायल रन के भी खर्चे करें, मान लीजिए 30 लाख। तो आप मुझे बता दो ना, असेट कितने का होना चाहिए? सर 1 करोड़ प्लस 20 लाख प्लस 10 लाख प्लस कितना हो जाएगा, 40 60, 1 करोड़ 60 लाख। किस किस को ये बात क्लियर है? बिल्कुल आप समझ रहे हो ना बेटा? आप पुट टू यूज तक के खर्चों को क्या कर रहे हो, कैपिटलाइज। अच्छा एक और देखिए, ये थोड़ा सा काम का है बेटा, ये थोड़ा समझने में आपको तकलीफ लगेगी, तकलीफ होगी थोड़ी सी, देखिएगा सब लोग क्योंकि अभी अपन इतने मैच्योर नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, जीएसटी के एडवांस लेवल के कंसेप्ट को अपन को डिस्कस करना पड़ेगा आज, क्योंकि हमारी मजबूरी है। देखिए क्या लिखा है, टैक्सेस एंड ड्यूटीज। सब लोग बच्चे एक बार में ध्यान से सुन लेंगे तो समझ में आएगा, मैं आपको अच्छा एक्सप्लेनेशन इसमें दूंगा, क्योंकि ये जरूरी है समझना इसको। क्या लिखा है बेटा, टैक्सेस एंड ड्यूटीज भी आप क्या कर दो, ऐड कर दो। टैक्सेस एंड ड्यूटीज को भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। लेकिन देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा है, जल्दी से पढ़ के बताइए क्या लिखा है, इफ आईटीसी नॉट अवेलेबल, और शायद आज इफ आईटीसी नॉट अवेलेबल। ध्यान से सुनना बच्चे, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं बेटा, ध्यान से सुन लेना सभी लोग। आप जो भी जीएसटी पे करते हो ना, जो भी जीएसटी आप पे करते हो, आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। सब लोग समझ रहे हैं? जो भी जीएसटी आप पे करते हो बेटा, बिजनेसमैन की बात हो रही है, अपनी बात नहीं हो रही है। जो भी बिजनेसमैन जीएसटी पे करता है उसको उसका क्या मिल जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। और मैं आपको बता रहा हूं यार, इनपुट टैक्स क्रेडिट जनरली सभी केस में मिल जाता है। सिर्फ एक सेक्शन है 17 सबसेक्शन 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ योर जीएसटी। आप पढ़ोगे बहुत एडवांस लेवल पे, सबसे लास्ट में जाके 17(5), इस सेक्शन का नाम है ब्लॉक क्रेडिट। मतलब ये आपको कुछ ऐसे केसेस बताएगा जब आपको आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा। समझना मेरी बात। वैसे तो सभी चीजों का आपको क्या मिलने वाला है, आईटीसी, लेकिन 17(5) आपको कुछ ऐसे स्पेशल केस बताएगा जब आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। किस किस को बात क्लियर हो रही है? अभी छोटी सी बात मैंने आपको बताई। मैंने आपको क्या बताया बेटा, वैसे तो दुनिया में आप जितना भी बिजनेसमैन बेटा जो भी जीएसटी पे करता है उसको उसका क्या मिल जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। लेकिन सेक्शन 17(5) ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 बोलता है कि कुछ ब्लॉक क्रेडिट है। आप समझ रहे हो ना, नाम में क्या लिखा है, ब्लॉक, मतलब कुछ चीजों पे क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। तो बेटा मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। 17(5) ब्लॉक क्रेडिट के अंदर बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, 10-15 ट्रांजेक्शन, मतलब कुल 10-15 ऐसी चीजें जब आपको क्या नहीं मिलता बेटा, आईटीसी।
तो मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं जो कि आपको याद रखना है। जब आपको आदित्य सर पढ़ाएंगे तो आपको उन्हें खुद से बताना है कि सर इस पे आईटीसी नहीं मिलेगा। क्लियर है मेरी बात? तो 17.5 ब्लॉक क्रेडिट का एक सिर्फ ट्रांजेक्शन बताऊंगा समझने के लिए। बेटा जब आप कार परचेज करते हो ना, जब आप कार परचेज करते हो, जो भी आप जीएसटी पे करते हो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलता, क्योंकि 17.5 का पहला ही जो क्लोज है ना वो बोलता है कि कार के ऊपर आईटीसी नहीं लेने दूंगा, और बोलता है अगर कार 13, अगर बेटा कार की कैपेसिटी 13 सीट या उससे ज्यादा हो तो मिल जाएगा। अब मुझे बता दो कौन सी कार की कैपेसिटी 13 सीट या उससे ज्यादा होती है? जी, बस की होती है। बेटा मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप मस्ती मजाक करोगे ना आपको दिक्कत हो जाएगी, समझ लो बात को। आप प्लीज बात को समझ लीजिए, क्योंकि एक एडवांस लेवल का कंसेप्ट है जो आपको इजीली समझ में नहीं आने वाला है। बेटा एक यहां पर ये जो बाइक है इसमें बेटा ये यहां पर सीट है, आप मुझे बताओ इसकी ये बाइक में कितने लोग बन जाते हैं अपन? 5, 6, 7, कितने बन जाते हैं बेटा? 5 तो मिनिमम बन जाते हैं। अब मेरी बात सुनो नालायको, गधो, यहां पर बेटा आप कितने बिठा देते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाइक की सीटिंग कैपेसिटी 2 होती है। बाइक की सीटिंग कैपेसिटी कितनी होती है बेटा? 2। सरकार की तरफ से बाइक पे कितने लोग अलाउड होते हैं? 2। तो यार किसी मैजिक में, किसी तूफान में अगर आप लोगों को भर लेते हो तो ऐसा नहीं है कि वो उसकी कैपेसिटी बढ़ गई, नहीं। मैंने आपसे क्या बताया, एक सेक्शन है 17.5 जीएसटी के अंदर बेटा सीजीएसटी का सेक्शन है। सीजीएसटी एक 2017 का 17.5 नाम का एक सेक्शन है जो कि बोलता है कि कुछ चीजों पे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, ब्लॉक क्रेडिट है। जिसमें से एक चीज बेटा मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि वो तो 17.5 आप पढ़ोगे आदित्य श्रीवास्तव सर के साथ। मैं आपको एक एग्जांपल से बता रहा हूं कि बेटा कभी भी आपको किस व्हीकल पे जीएसटी नहीं मिलेगा? कार। आपको पता है अभी मैंने कार परचेज करी है, मैंने 2.5 से 3 लाख रुपए का जीएसटी पे करा है, लेकिन वो मेरा नुकसान है, उसका मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल सकता, क्योंकि वो क्या है यार 17.5 में ब्लॉक है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप भी बेटा कार परचेज करोगे, मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आप 15 लाख रुपए की कार परचेज कर रहे हैं, तो इस 15 लाख रुपए की कार पे 18% से लेकर 28% तक के बीच में जीएसटी लगेगा, और जितना भी जीएसटी लगेगा वो आपका नुकसान है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, जब हम कार यहां पर बेटा एक्चुअल असेट में हम खरीद रहे हैं कार, मतलब हम बिजनेस के लिए कार खरीद रहे हैं, कार पे कितना डेप्रिसिएशन मिलता है, या तो 15 या फिर 30, इट डिपेंड अपॉन यूज। तो यहां पर हमने जो कार खरीदी ना वो कार है, इधर मैं आपके सामने एग्जांपल लेते चल रहा हूं, आप प्लीज समझ लीजिएगा इस चीज को। वो जो कार हम खरीद रहे हैं बेटा वो कार है 50 लाख रुपीस की, मतलब उसकी कॉस्ट पता है कितनी है? 50 लाख। अच्छा, कार में कोई भी इंस्टॉलेशन नहीं हुआ, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ, वो तो खुद ही चल के आ गई, और बेटा ट्रायल रन भी कुछ नहीं हुआ। टैक्सेस एंड ड्यूटीज आपने बेटा 50 लाख के अलावा पता है 10 लाख रुपए का जीएसटी पे करा था। आप मुझे बताओ उसका आपको आईटीसी मिला था या नहीं मिला था? क्यों नहीं मिला था? रीजन बता दीजिए मुझे। हम तो लेना चाहते थे, किसने अलाउ नहीं किया था? 17.5। तो आप इनकम टैक्स का दिल देखिए, आप इनकम टैक्स का दिल देखिए, 43(1) बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा बच्चे, 43(1) बोल रहा है कि अगर आपको कोई भी टैक्सेस, कोई भी ड्यूटीज का क्रेडिट नहीं मिल रहा था, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रहा था, तो आप उसको क्या कर देना? ऐड कर देना। लेकिन ऐड कभी करोगे जब आपको क्या नहीं मिल रहा था यार? इनपुट टैक्स क्रेडिट। बेटा इस कार की जगह अगर आपने एक बस खरीदी होती तो क्या आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता? यस। तो बेटा उस केस में आप जीएसटी को फिर ऐड नहीं करते। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर आईटीसी नहीं मिलेगा तो ही आपको क्या करना है? ऐड करना है। किस किस को बात क्लियर है? एक बार हाथ उठा के बताएं मुझे। सब लोग को ये बात क्लियर है कि यार अगर कभी से बेटा, अगर कभी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा तो आपको उसको क्या कर देना है? असेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर देना है। लेकिन अगर आईटीसी मिलने वाला होगा तो आप उसको कैपिटलाइज नहीं करोगे। देखिए पढ़िए क्या लिखा है, कोई भी टैक्सेस एंड ड्यूटीज इफ आईटीसी इज नॉट अवेलेबल। और आईटीसी अच्छी बात यह कि आपने आज ही पढ़ा तो आप लिंक कर पा रहे होगे थोड़ा। अरे आपने कुछ पढ़ा ना आज? आईजीएसटी, आईजीएसटी, एक सेकेंड, आईजीएसटी पहले हेल्प करेगा, आईजीएसटी की खुद की, फिर भी अगर कुछ बैलेंस बचेगा तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, एनी ऑर्डर, ऐसे ही पढ़ा होगा ना? फिर पढ़ा होगा आपने सीजीएसटी सबसे पहले हेल्प करेगा खुद की, फिर किसकी करेगा? आईजीएसटी, कभी भी किसकी नहीं करेगा? एसजीएसटी। लड़ाई है आपस में। अरे ये सुनो, ऐसी बेटा एसजीएसटी सबसे पहले किसकी हेल्प करेगा? एसजीएसटी खुद की। अगर खुद के पास ज्यादा है तो किसकी कर देगा? आईजीएसटी। कभी भी किसकी नहीं करेगा? सीजीएसटी। यही पढ़ा है आपने? चलो एक चीज मैं बताता हूं, शायद आपने नहीं पढ़ी हो। बेटा ये जो एसजीएसटी है ना, ये एसजीएसटी भी बेटा एक नहीं होता। मैं आपको बता दूं, एमपी का एसजीएसटी अलग होता है। उसका नाम एसजीएसटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। चीज तो पता है, नाम तो एक्चुअल नाम तो क्या है? मध्य प्रदेश जीएसटी, महाराष्ट्र। तो बेटा यहां पर एक चीज सुन लीजिए बेटा, बारीक पॉइंट है, मैं आपको बता रहा हूं, हल्के में मत लो।
क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ असेट, क्या करना पड़ेगा आपको उसे, पुट टू यूज। व्हाट डज इट मीन्स आदित्य? नहीं, इसका मतलब क्या है बेटा? असेट को एक्वायर करने के लिए लोन लिया, उस पे जो इंटरेस्ट है उससे अपन ऐड कर देंगे। ओके, अभी क्लियर नहीं है बिल्कुल। एक एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग आप भी खड़े रहना और आप लोग को भी आंसर करना है। फिर एक एग्जांपल आप लोग के सामने दे रहा हूं बेटा, शानदार पॉइंट है, बारीक पॉइंट है। आपने एक असेट परचेस करा, 1 करोड़ रुपए का असेट है आपका। आप बेटा एक असेट परचेस कर रहे हो जिसका जो 1 करोड़ रुपीस का है, और ये असेट आप लोन लेके खरीद रहे हो, और बेटा लोन पे जो इंटरेस्ट आपका लग रहा है वो 10% लग रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा, 1 साल का पूरा इंटरेस्ट आपको गिवन है 10 लाख। साल भर लोन आपने लिया होगा तो 10 लाख रुपए आ गया आपका इंटरेस्ट। आपने जो असेट खरीदा है ना, मैं आपके सामने एक टाइमलाइन बना रहा हूं ताकि आप समझ पाओ चीजें। ये बेटा आपकी टाइमलाइन है जिसमें आपका प्रीवियस ईयर चल रहा है, कहां से कहां तक, 1 अप्रैल 23 से लेके 31 मार्च 2024। आपने बेटा असेट जो परचेस किया है वो आपने परचेस किया है 1 जून 2023। मतलब अप्रैल और मई, यहां कितने महीने आ रहे हैं, 2 महीने। यहां पर आ रहे हैं 2 महीने, और यहां पर कितने आ रहे हैं बेटा, 12 महीने आजकल दुनिया में पाए जा रहे हैं। 2 इधर आ गए तो इधर कितने आ जाएंगे, 10। बहुत इंफॉर्मेशन नहीं दे रही। हाँ आदित्य, आप मुझे बताओ बेटा, ये असेट आपने जिस दिन खरीदा था इसी तारीख को आपने पुट टू यूज भी कर दिया था। चलो, तो 2 महीने का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज। कैसे निकालोगे 2 महीने का इंटरेस्ट? सर ये जो 10 लाख रुपए है ना, 10 लाख बेटा ध्यान से सुनना, आपने टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया है, 10 लाख। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से सुनना, देखना वो हर चीज बताएगा। देखो कितना परफेक्टली, देखो कितना शानदार बच्चा है वो। आपने टोटल कितना इंटरेस्ट पे किया बेटा, आपने टोटल कितना इंटरेस्ट पे किया है, जल्दी बता दो मुझे। सर टोटल इंटरेस्ट पे किया है 10 लाख बेटा, लेकिन मैं आपको बता दूं इसके 2 ट्रीटमेंट होने वाले हैं। इसमें से एक हिस्सा पता है असेट की कॉस्ट में ऐड होगा, और दूसरा वाला हिस्सा क्या माना जाएगा, डिडक्शन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो मुझे बताइए ना वो कैसे निकालेंगे। आदित्य आप मुझे बता दो कितना कैपिटलाइज होगा। सर 10 लाख डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2 मंथ्स। तो आप ये करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 लाख 1,06,666.67। तो बेटा 10 लाख में से इतना इधर आ गया, तो इधर कितना आ जाएगा, 8, इधर आ जाएगा 8333.33। बात क्लियर है क्या आपको? आपको सिर्फ इतनी सी बात समझ आना चाहिए कि आप पे तो इंटरेस्ट ही कर रहे हो जो कि कितना है, 10 लाख, लेकिन आपको उसके 2 ट्रीटमेंट करना पड़ेंगे। एक हिस्सा कैपिटलाइज होगा, कहां तक का हिस्सा कैपिटलाइज होगा, बैठ जाइए, वेरी गुड सर। जब तक असेट पुट टू यूज नहीं हुआ वहां तक का खर्चा कैपिटलाइज होगा। और मैं आपको बता रहा हूं बच्चे, मैं तो आपको पहले ही बता चुका था कि यार पुट टू यूज तक के सभी खर्चे क्या होने वाले हैं, कैपिटलाइज। तो इंटरेस्ट के भी आपको 2 हिस्से करना पड़ेंगे। पुट टू यूज तक का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज, और बाकी का जो इंटरेस्ट है वो एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लेम किया जाएगा। अब मेरा किसी बच्चे से क्वेश्चन है, एक काम करिए, आप खड़े हो जाए बेटा आप। हाँ, कौन सा वाला यहां पर ज्यादा बेनिफिशियल है, कैपिटलाइज करना या फिर पुट टू यूज, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लेम करना? बेटा प्लीज ध्यान से सुनना, एक बच्ची बोल रही है सर कैपिटलाइज करना ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि इस पे डेप्रिसिएशन ज्यादा मिलेगा। तो बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और ज्यादा फायदेमंद है, उसमें तो आज ही मिल जाएगा। कौन सा फायदेमंद है, डेप्रिसिएशन या रेवेन्यू? मैंने आपको बताया था दोनों में एसेट कोई फर्क नहीं है, लेकिन टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फर्क है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा फायदेमंद होता है। अरे ये सो नो, तो हर असेसी पता है इसको क्या क्लेम करना चाहेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और असेसी तो पता है इसको भी क्या क्लेम करना चाहेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन रेवेन्यू मिलेगा या डेप्रिसिएशन मिलेगा इस पे? क्यों डेप्रिसिएशन मिलेगा? क्योंकि 43(1) के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट अप टू पुट टू यूज का क्या हो गया है बच्चे, कैपिटलाइज। एक काम करता हूं, जल्दी से 2 चीजें और बतानी है मुझे इसके बारे में, जल्दी से इसको बता के क्लास को कंप्लीट करता हूं। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जल्दी से सब लोग ध्यान देंगे, सब लोग फोकस के साथ सुनेंगे। रेवेन्यू टाइम पीरियड भूल गए सर आप जी, क्या हुआ बेटा? किसी के कुछ बोलने से कुछ नहीं होता। इधर ध्यान दे दो सब लोग जल्दी से प्लीज। देखिए क्या लिखा है, कुछ चीजें तो आपने ऐड करी है बेटा, आप कुछ चीजें आप माइनस करोगे। प्लीज फोकस करेंगे बच्चे, सभी लोग एक बार अच्छे से सुन लो, जल्दी से क्लास कंप्लीट होने वाली है।
कुछ चीजें माइनस करोगे जिसमें पहली चीज क्या है, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ ट्रायल रन प्रोडक्ट। बेटा आप एक आप असेट लाए थे, यहां से आप आलू डालने वाले थे और यहां से आप सोना निकालने वाले थे। ध्यान से सुनिएगा, आप इधर से आलू डालने वाले थे और इधर से क्या निकालने वाले थे, सोना। तो आप ऐसी मशीन खरीद के लाए 1 करोड़ रुपए की, क्या आपको टेस्टिंग भी करना बनता है कि 2 आलू डाले और 2 किलो मतलब इधर सोना भी निकलना चाहिए? अरे ये सो नो। तो ध्यान से सुनना बच्चे, सब लोग प्लीज फोकस करेंगे। आपने 2 किलो आलू खरीदे उस मशीन को यूज करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए, क्या वो टेस्टिंग एक्सपेंस में आपने ऐड कर दिए होंगे? मतलब बेटा 2 किलो आलू मान लो आपने 50 रुपए के खरीदे, महंगाई ज्यादा हो गई, तो क्या 50 रुपए असेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज होना चाहिए था? यस। अब बेटा मैं आपको बता रहा हूं, यहां से आपने आलू डाला और यहां से भी आलू ही निकल गया। अबे नालायक को सुन लो इधर, आपने यहां से आलू डाला और यहां से भी ऑब्वियसली क्या ही निकलना था बेटा, आलू, बस वो थोड़ा सा छिला हुआ निकला। तो आप 50 रुपए का आलू लेके आए थे जो आप ऐड कर चुके थे, बेटा जो वो छिला हुआ आलू निकला ना वो आपने बेचा 30 रुपए का, तो क्या 30 रुपए माइनस भी होना चाहिए? यस। पढ़ो क्या लिखा है, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ ट्रायल रन प्रोडक्ट। अगर ट्रायल रन में आपने कोई प्रोडक्ट बनाया बेटा, आलू से सोने की जगह आलू ही छिला हुआ निकला था, अपना प्रोडक्ट क्या निकला था, आलू। तो भैया अगर आपने आलू बेच दिया तो जो भी जितने में बेचा वो भी आप क्या कर दोगे, माइनस। नहीं होगी। आप एक सेकेंड, आप इससे कहना चाह रहे हो ना कि 50 रुपए ऐड करे थे, उससे उसका कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो मैंने आपको एग्जांपल लिंक करवाने की कोशिश की, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। चलिए एक चीज तो आप क्या माइनस कर दोगे बेटा, अभी मैं आपसे पूछने वाला हूं, जब तक क्लास नहीं छोड़ूंगा मैं आपको बता रहा हूं। पहली चीज तो आपने जो भी ट्रायल रन का प्रोडक्ट बेचा आप उसको क्या कर दोगे, माइनस। बेटा एक और चीज आप माइनस करोगे, कोई भी सब्सिडी अगर आपको मिलती है, ध्यान से सुनिएगा, एक चीज लॉजिकली बताइएगा मुझे, एक चीज इसको हटा रहा हूं मैं आपके सामने, बस ये लास्ट चीज मैं आपको बता रहा हूं, इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा, अगर आपको चीजें क्लियर होंगी तो मैं आपकी छुट्टी कर दूंगा। इधर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, आप 1 करोड़ रुपए की एक असेट खरीदने वाले थे, असेट सही में कितने का था, 1 करोड़। बेटा आपने 70 लाख रुपए दिए, 30 लाख सरकार ने दे दिया आपके बिहाफ पे सब्सिडी, तो आपकी पॉकेट से कितना पैसा गया है? असेट मान रहा हूं 1 करोड़ का था, लेकिन आपकी पॉकेट से 70 लाख रुपए गया है, तो असेट कितने का माना जाना चाहिए, 70 लाख रुपए का। तो भैया अगर 30 लाख की सब्सिडी सरकार ने दे दी तो क्या उसे माइनस कर देना चाहिए हमें? यस। आप सोचिए ना बेटा, सरकार के साथ कितनी नाइंसाफी हो जाएगी अगर आप माइनस नहीं करते। तो आप पता है पूरे 1 करोड़ पे डेप्रिसिएशन ले लेते, जबकि आपकी पॉकेट से खर्चा कितना हुआ था, सिर्फ 70 लाख। तो आपको भैया अगर आपको सब्सिडी वगैरह मिलती है सरकार से, तो भी आपको उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और एक छोटी सी चीज कि जो भी आप खर्चे इनकर करोगे बेटा, इनकम टैक्स में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आगे बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, 10,000 रुपए की लिमिट होती है, कभी भी आप 10,000 से ज्यादा खर्चा कैश में नहीं कर सकते। कैश कभी भी इनकम टैक्स में 10,000 रुपए से खर्चा, याद रखना आप, कितने की लिमिट होती है, 10,000। 10,000 रुपए से ज्यादा का खर्चा आप कैश में नहीं कर सकते। आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसको 1 मिनट के लिए हटा रहा हूं मैं। चलिए अब इधर ध्यान दीजिए सभी लोग, सेक्शन नंबर 43(1), क्या नाम है सेक्शन 43(1) का, एक्चुअल कॉस्ट। क्यों जरूरी है एक्चुअल कॉस्ट जानना? सर वो कितना अमाउंट ऐड करना है ए बी सी के अंदर, इसलिए क्या जानना पड़ेगा बेटा, एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट में 2 पार्ट है, मेन सेक्शन और एक्सप्लेनेशन। आज हमने क्या देखा है, मेन सेक्शन। अच्छा ध्यान से सुनिए, कंसेप्ट पता है छोटा सा है। कंसेप्ट बोलता है कि पुट टू यूज तक के सभी खर्चे क्या कर दो, कैपिटलाइज। पुट टू यूज तक के सभी खर्चे क्या कर दो बेटा, कैपिटलाइज, और 2 चीजें माइनस कर दो अगर है तो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि माइनस करना है, जरूरी नहीं है माइनस करना है बेटा, अगर है तो आपको माइनस करना पड़ेगा। फर्स्ट इज सेल ऑफ ट्रायल रन प्रोडक्ट, जितने के बेचे यार, अगर 10 लाख के बेचे तो 10 लाख माइनस कर दो, 100 रुपए के बेचे तो 100 रुपए माइनस कर दो, जितने के बेचे आप उतने क्या कर दोगे, माइनस। सेकंड चीज बेटा, कोई भी आपको सब्सिडी मिलेगी वो भी क्या कर दोगे, माइनस। लॉजिकली भी क्लियर है बात? चलिए एक बार सिर्फ सेक्शन को मेरे साथ एक बार सिर्फ रीड कर लेंगे, खत्म बस क्लास। उसके बाद इधर बेटा ध्यान से सुन लो, क्योंकि अभी मैंने आपको शॉर्ट में बताया था, लॉजिकली बताया था। सेक्शन नंबर 43(1) जल्दी, एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट में बेटा 1 करोड़ का असेट है तो आप कितना मान लोगे, 1 करोड़। आपने इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करे 5 लाख, कितने का हो जाएगा, 1 करोड़ 5 लाख। आपने ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस 0 पे करे तो भी कितना ही रहेगा, 1 करोड़ 5 लाख। आपने ट्रायल रन पे 10 लाख का खर्चा करा, 1 करोड़ 15 लाख। इंटरेस्ट था, पुट टू यूज तक के इंटरेस्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटलाइज। मान लीजिए बेटा इंटरेस्ट पुट टू यूज तक का था 2 लाख रुपए, आप बताओ असेट की कॉस्ट कितनी हो चुकी है सर, 1 करोड़ 15, 1 करोड़ 17 लाख। और बेटा आईटीसी मिलने वाला था, इसका आईटीसी तो ऐड कर, आपने 10 लाख का जीएसटी पे करा, क्या आप उसको ऐड करोगे, क्यों नहीं कर रहे सर, उसका आईटीसी मिल रहा है। मतलब सीधी सी बात है बेटा, एक कहावत बहुत फेमस है, अगर आईटीसी मिलता है ना तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलता।
अगर आईटीसी मिलता है तो क्या नहीं मिलता, डेप्रिसिएशन। ये सीए के बच्चों में एक कहावत बहुत फेमस है, आप समझ जाओगे आगे जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल फील्ड में आओगे। अगर आपको आईटीसी मिल रहा है तो आपको क्या नहीं मिल पाएगा, डेप्रिसिएशन। वजह 43(1) आपके सामने है। अगर आईटीसी मिल रहा है तो आप उसको ऐड नहीं करोगे। क्लियर है आपको ये चीज? अच्छा, दो चीज आप माइनस करोगे जल्दी से, क्या क्या माइनस करोगे, सब्सिडी और सेल ऑफ ट्रायल रन प्रोडक्ट। 43(1) में आप, और लिमिट कितनी है खर्चे करने की, 10,000 रुपए की लिमिट है बेटा। पूरे इनकम टैक्स में सभी जगह लिमिट होती है 10,000 की। अपन पढ़ेंगे आगे एक सेक्शन 40 कैपिटल है, सबसेक्शन 3 अपन पढ़ेंगे। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, ये जो अपन सेक्शन पढ़ने वाले थे ना, ये सेक्शन बहुत बोरिंग था, और एक कल वाली जो अपनी क्लास होने वाली है एक्सप्लेनेशन टू 43(1) वो ज्यादा बोरिंग होने वाली है और बिल्कुल इररिलेवेंट भी होने वाली है, लेकिन अपन को उसको डिस्कस करना है। तो आपको जो 43(1) में काम की चीजें वो आज जो पढ़ाई है वो आपके काम की है। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। एपीटी एजुकेटिंग इंडिया।